ભાવનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સંગઠિત ગુના આચરતી ટોળકીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સાયબર ફ્રોડના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ દશરથ રામજીભાઈ ધાંધલિયા ગેંગ દ્વારા જુદા જુદા બેંક એકાઉન્ટ ભાડે અથવા કમિશનથી મેળવી 134 બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને 21,37,22,197 રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા હતા. એનસીઆરપી પર 272 ફરિયાદો નોંધાઈ હતી અને 8.11 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ફ્રોડ રકમની પુષ્ટિ થઈ હતી. આ મામલે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. जरूर लिए हो कैसे खुलवा सकता हूँ, उसको लोग लालच देंगे, ऑफर देंगे, इंक्रीजमेंट देंगे, फिर इवेंचुअली उसका अकाउंट खुल जाएगा. अकाउंट खुलते ही उसकी सारी की अपनी कलेक्शन में दे देंगे. ये सारी की ज़्यादा का टोटल फ्रॉड वॉल्यूम उनको अब तक का जानने को मिला है, जिसमें टोटल न्यू अकाउंट्स, मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, इट वाज अ फार्मिंग. दूसरे ऐप में क्या होता है, आप सोचो कि हरियाणा में साइबर फ्रॉड हुआ, ठीक है, जिन्होंने साइबर फ्रॉड किया उनको अकाउंट चाहिए, वो अकाउंट दे दिया दशरथ ने उन लोगों को. तो 24 तारीख को बोरतलाव पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, जिन आरोपियों के हमने गुनाहित इतिहास निकाला, उसके बेसिस पे हमको जानने को मिला कि उन सभी आरोपियों के विरुद्ध पिछले कई वर्षों में अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गुना रजिस्टर हुए हैं. उसको देखते हुए हमने इसमें गुत्सी टॉकी कलम उमेरा की रिपोर्ट रखी, जिसको हमको पॉजिटिव आईजी सर और एसपी सर की तरफ से हमको पॉजिटिव मंजूरी मिली. उसके आधार पे हमने इसमें कलम उमेरा करते हुए गुत्सी टॉक दाखिल किया. अभी जो हमको जानने को मिला है, तो हमको ये देखने को मिला है कि पिछले कई सालों से जो मुख्य आरोपी है दशरथ, उसने भावनगर में ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग की. म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग मतलब वो उसने कुछ लोग इकट्ठे किए और उसने उन लोगों को अपने नीचे बिठाया और उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए, जैसे कि कुछ को बोला कि तुम जाके मेरे लिए अलग अलग लोगों के म्यूल अकाउंट्स लेके आओ, और उन म्यूल अकाउंट्स में उनको हैंडल करने के लिए एक मैनेजर भी रखा. तो इसमें अब तक की जानकारी जो हम जुटा पाए, उसमें 4 लेवल हमको देखने को मिली है और 2 एमओ देखने को मिले हैं. तो अगर मैं एमओ की बात करूं, तो पहला एक एमओ है, वो है कि कैसे म्यूल अकाउंट्स को जुगाड़ा गया और उनको जो है लालच दिया गया बारंबार कि तुम मुझे जो है अपने जो हमारा आधार होता है, फ़ोन नंबर होता है, उसके बेसिस पे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं. वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, फिर वो एक बंदा उनको प्रोक्यूर करता था और फिर वो उसके ऊपर वाले बंदे को देता था, जो कि एक XLH से, तो वो ऊपर दशरथ को देता था. इस तरीके से 4 लेवल पर जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ भावनगर में ऑलमोस्ट म्यूल अकाउंट की फैक्ट्री जैसी इन्होंने खोली है. और अभी तक हम जितनी जानकारी जुटा पाए, उसमें 134 टोटल अकाउंट्स की हमने जानकारी निकाली है, जिसमें 21 करोड़ जितना फ्रॉड अपने को देखने को मिला है. और अभी मेरे को ये लग रहा है कि इसमें जितनी हम गहरा तपास करेंगे, तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, कि ऐसा हो सकता है कि ये शायद और भी जो है रुपया ऊपर तक जाए और नंबर ऑफ अकाउंट्स भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं. और साथ ही साथ NCPR पोर्टल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, उस पोर्टल में भी इन अकाउंट्स में फ्रॉड दिखाया गया है. तो अब तक NCPR पोर्टल में 272 जितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई और उसमें 8 करोड़ जितना फ्रॉड अमाउंट या शंकास्पद फ्रॉड अमाउंट अभी तक दिखाया जा चुका है. तो इस तरह से इसमें अभी आगे कार्रवाई चल रही है. अभी मतलब जो मुख्य आरोपी है उसकी जानकारी में पुलिस लगी हुई है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दशरथ है, वो शायद गुजरात का, जितनी मैंने जानकारी मुझे पता है, शायद गुजरात का पहला ऐसा इंसान है जिसके ऊपर 2 गुस्सी टॉक दाखिल हुए हैं. सर भावनगर के उसके सिवा बाद में कोई लोग। हाँ, तो जो अब देखो इसमें क्योंकि 2 एमओ हैं, एक है कि मेरे पास मेरा अकाउंट है,
इस अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कौन निकाल रहा है, जो थोड़ी देर में आपको मैं एमओ समझाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक अकाउंट में 2 एमओ चलाए। तो जो पैसा आ रहा है वो अलग अलग राज्यों से आया है, जैसे तेलंगाना से भी आया है, महाराष्ट्र से भी आया है, मतलब ये हम एनसीपीआर पोर्टल से जुटा पाए हैं। तो जो पैसा आ गया अकाउंट में, उस पैसे को क्लेम कर, मतलब एनसीपीआर पोर्टल पर टैग कर दिया कि ये एक फ्रॉड अमाउंट है। ऐसे कोलकाता से आया है, हरियाणा से आया है, बहुत सारी जगह अलग अलग राज्यों से आया है। और दूसरा जो एमओ है वो है पैसे निकालने का, और ये दोनों ही एमओ दशरथ रन करता था और उसके नीचे उसने ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे अलग अलग लोगों को इस चीज के लिए निमणूक किया था। ये सर कितने आरोपी को अभी तक टोटल इस गैंग में हमको 10 आरोपी देखने को मिले हैं, जिसमें दशरथ जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है, जो कि भरूच पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और उसमें गुना भी दाखिल हुआ था वहाँ पर, और उसी पर 2 गुस्सी टॉक भी हुए हैं और 9 जो आरोपी हैं हमने पकड़ लिए हैं, बाकी के 9 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, अटक कर लिए हैं। पॉसिबली हो सकता है। अकाउंट खोले जाते थे वो जो आम आदमी है उसको किस तरह की कमीशन की लालच दी जाती है? हाँ, तो इसमें जो आम आदमी है उसको बोला जाता था कि हम तुमको जो है इतने पैसे देंगे, इतना कट देंगे, उस हिसाब से इसमें चलता था। तो उनको खरेखर मतलब लालच दिया जाता था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट मेरे लिए खुलवाओ। तो मैंने अभी तक 1-2 अकाउंट हमको ऐसे भी मिले जिसमें एक बंदे ने जितने पॉसिबल अकाउंट हो सकते हैं वो खुलवाए हैं। यानी कि अगर मैं अगर इसमें मतलब जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने 8 बैंकों में अपने अकाउंट खुलवाए, लेकिन वो कौन है? वो तो एक ड्राइवर निकला। अब ड्राइवर तो 8 अकाउंटों का क्या करेगा पहला, और दूसरा एक महीने में 20 लाख 25 लाख का ट्रांजेक्शन वो कैसे कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था हमारे लिए भी। इसी के बेसिस पे हमने एफआईआर दाखिल करी और आगे काम किया। सर ये जो लोग हैं जो अकाउंट में कमीशन लेते थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? उनके खिलाफ भी हो सकती है अगर ये जनाने को मिला कि ये इस गैंग का पार्ट थे। सर बैंक ने कोई कर्मचारी इन्वॉल्व अभी तक की जो हमने तपास की उसमें अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है, पर अगर आगे हमारा जो है ये रोल रहेगा कि बैंक का भी अगर इसमें रोल है तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसमें जो लॉ, मतलब जो भी लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा एक एमओ समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा। थैंक यू। सर वो दूसरा है तो कहां पे करेगा? एक सूरत में दाखिल हुआ है और एक हमारा दाखिल हुआ है। हाँ। ठीक है, मैं एक बार एमओ समझा देता हूँ फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। पाए गए हैं, ये म्यूल अकाउंट फार्मिंग हुई है, पीछे करो एक बार। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले कि भाई ये पोटेंशियल आदमी है, इससे मैं अकाउंट खुलवा सकता हूँ। उसको लोभ लालच देंगे, ऑफर देंगे, इंड्यूसमेंट देंगे, फिर इवेंचुअली उसका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलते ही उसकी सारी किट अपने कलेक्शन में ले लेंगे कि सारी की सारी किट अपने पास रख लेंगे। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें चेकबुक आएगी, एटीएम आएगा, उसमें उसकी सिम कार्ड भी आएगा, क्योंकि ओटीपी जो आएगा कल को मैं जब उस अकाउंट को अपने फोन में यूज करना चाहूंगा तो ओटीपी चाहिए। उस ओटीपी के लिए उसका सिम कार्ड भी ये लोग ले लेते थे। और चेक पे ऑलरेडी प्री साइंड चेक लेते थे ये कि 5-7 चेक, ये कंडीशन ही ऊपर वालों ने, बीच वालों ने, अकाउंट प्रोक्यूरर जो मैनेजर हैं उन्होंने नीचे रिक्रूट्स को बोल ही रखा था कि भाई मेरे को जो है तुम 5-7 चेक प्री साइंड दे देना। इसका मतलब उनकी इंटेंशन पहले से ही थी कि बस अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है कितना फ्रॉड का पैसा लेना है वो उनके दिमाग में था। यही दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चल रहा था। ये क्लैरिटी कि एक अकाउंट को मेरे को कितनी देर के लिए यूज करना है, उसमें मेरे को कितना ट्रांजैक्शन करना है, 20 लाख करना है, 40 लाख करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है वरना मैं पकड़ा जाऊंगा, बैंक की नज़र में आ जाऊंगा या एनफोर्समेंट एजेंसीज की नज़र में आ जाऊंगा। इसलिए उसको पता था, यानी कि क्योंकि वो मेन ऑर्गेनाइजर है उसको ये सारी जानकारी है। यही दिखाता है कि ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर भावनगर में चल रहा था। उसके बाद फिर ये किट कलेक्शन करने के बाद रिक्रूटर जो है सारे अकाउंट इकट्ठे करके किट दे देंगे किसको, मैनेजर को या फिर जो प्रोक्यूरर है, और वो पहुंचाएगा सिंडिकेट ऑर्गेनाइजर दशरथ के पास। आगे करो। ये हो गया एक एमओ अकाउंट की फार्मिंग के लिए। दूसरा एमओ आता है, अब करो। दूसरे एमओ में क्या हो रहा है? अब सोचो कि हरियाणा में साइबर फ्रॉड हुआ, ठीक है, जिन्होंने साइबर फ्रॉड किया उनको अकाउंट चाहिए, वो अकाउंट दे दिया दशरथ ने उन लोगों को। अब उन अकाउंटों में पैसा आएगा, तो अब पैसा अगर आ गया तो वो जिन्होंने अकाउंट दिया वो रख सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कितना पैसा आया, क्योंकि उनकी सिम जिसपे उसका नोटिफिकेशन आएगा, एटीएम, चेक, सब कुछ उनका लिया जा चुका है, तो उनको कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है उनके अकाउंट में। पर इनको तो पता है। तो पहले क्या करेंगे, ये इसमें पैसा डालते ही इन्होंने साथ ही साथ दूसरी एक ऐसी टीम बना रखी है जो जाएंगे, पैसा इमीडिएटली आएगा। जो बीच में मैंने दिखाया अगर आप देखोगे, इसमें भी इन्होंने जो है दशरथ के नीचे जो मेन सिंडिकेट का, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का जो मेन हैंडलर है, उसके नीचे एक मैनेजर रखा हुआ है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो, उसको मालूम पड़ेगा पैसा आ गया,
उससे नीचे वालों को बोलेगा हाँ भाई इसमें पैसा आ गया है, अभी तुम जाओ और मेरे लिए पैसे निकाल के लाओ। तो म्यूल यहाँ पे दो तरीके के हो गए, कैश आउट म्यूल हो गए, ये वो म्यूल है जो उनके लिए पैसे निकाल के लाएंगे। इनको भी सेम तरीके से रखा है, या तो इनको भी लालच दिया कि तुमको हम इतना टकावारी में दे देंगे, या फिर इनको अलग अलग तरीके से इनको रखा है। तो इसमें क्या है कि साइबर फ्रॉड सिंडिकेट गैंग लीडर वहाँ वो कोऑर्डिनेट करेगा साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के साथ, पैसा आ जाएगा। पैसा आने के बाद वो पैसा एक, मान लो साइबर फ्रॉड मेरे ओरिजिनल अकाउंट में हुआ, तो मेरे अकाउंट में से तुरंत ये पैसा छोटे छोटे वॉल्यूम में बना के छोटे छोटे अकाउंट्स में डाल देंगे, 10-15 लाख, 5-5 लाख, 50-50 हज़ार, इतना छोटे छोटे अकाउंट्स में डाल देंगे। अब इनसे पैसा इनको कलेक्ट करना है, उसके लिए इन्होंने क्या रखा, इन्होंने म्यूल अकाउंट नेटवर्क में छोटे छोटे पैसे डाल दिए। उसके बाद रखा इन्होंने कैश एक्सट्रैक्टर, जैसे मैं बोल रहा हूँ म्यूल आउट, कैश आउट वाला म्यूल, कि बस उसका काम है हाँ भाई पैसा आ गया, तुम्हें जाना है वहां से, इस बैंक में ये चेक है पहले से साइंड है, एटीएम है, वो जाके निकाल लेगा। फिर ये सारा पैसा एक और बंदा उसने रखा हुआ है, वो सारा पैसा वो कलेक्ट करेगा। ये सारा पैसा कलेक्ट किया लेट्स से भावनगर में, तो भावनगर में कलेक्ट करने के बाद अब इस पैसे को उसको वहां तक पहुंचाना है, दशरथ तक। तो उसका अभी तक एमओ सामने आया है, इसमें पॉसिबली हवाला आंगड़िया फर्म्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये पैसा हो सकता है इंडिया से बाहर जा रहा है। और इंडिया से बाहर जो अभी जो इस तरह के एमओ जितने भी चल रहे हैं पूरे कंट्री में, जितने हमने पहले ऑलरेडी स्टडी किए हैं, इस केस के लिए काफ़ी हमने केसेस स्टडी किए, गुजरात में भी स्टडी किए, हैदराबाद में जो एक बड़ा जो गैंग सामने आया था उसका भी स्टडी किया। तो अलग अलग जगह पे जाता है, जैसे दुबई जाता है और हमारे साउथ ईस्ट एशिया में भी जाता है। तो पॉसिबल है कि ये पैसा भी बाहर गया है। तो अब आगे हमारा यही है कि इस पैसे को कैसे रिकवर कर सकते हैं, और पैसा एग्जैक्टली ऑफशोर कहाँ गया है, ये हमारा मुख्य सवाल रहेगा। थैंक यू। ये अब इसमें दशरथ को छोड़ के बाकी सारी लेयर के आरोपी पकड़े गए हैं। हाँ, तो जो मेन गैंग लीडर है वही अभी फरार है, जो कि पुलिस कस्टडी से भागा था भरूच से, और उसी के ऊपर 2 घुसीडॉग दाखिल हुए। बाकी सारे आरोपी इस गैंग के पकड़े गए हैं। ये आप पता लगा लेना, आप मीडिया हो। हाँ, ये जो 134 अकाउंट है ना, ये भावनगर के ही हैं, इन्हीं के ऊपर फरियाद हुई है। ऐसे तो बहुत सारी फरियाद हुई हैं, एनसीआरपी पोर्टल पे तो बहुत फरियाद होती हैं, बट मेरे लिए कितनी रेलेवेंट है जो 134 से एसोसिएटेड हुई है, कि इन अकाउंट में मैंने फरियाद दाखिल करी, तो एक अकाउंट में मल्टीपल फरियाद भी एनसीआरपी पोर्टल पे आई हैं। तो ये सारे अकाउंट भावनगर के ही हैं, और ये सारी की सारी कंप्लेंट इन्हीं अकाउंटों से रिलेटेड है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये तो हमें तभी मालूम पड़ेगा कि दशरथ कैसे पैसे लेके आ रहा है, और ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा तो हमने जो अभी आइडेंटिफाई किया, ये बीच का रोल, एग्जैक्टली पैसा साइबर फ्रॉड का कहाँ से आ रहा है। अब एनसीआरपी पोर्टल पे हरियाणा में एक अकाउंट है, मेरा अकाउंट है लेट्स से भावनगर में, उस पर कंप्लेंट हुई एनसीआरपी पोर्टल में कि ये इसमें मेरा पैसा गया है साइबर फ्रॉड का, डिजिटल अरेस्ट का, या फिर कोई और ऑन स्क्रीन पेमेंट होते हैं कई सारे, आपको पता होंगे कि हैंग हो जाता है फ़ोन, अरे मतलब रैंसमवेयर टाइप का होता है। तो वो हरियाणा से आया, वही हमको तपास करनी है कि ऊपर कौन है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, दशरथ का रोल क्या है, दशरथ के ऊपर कितने लोग हैं, ये अभी सारा तपास का विषय रहेगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, हम उसका पासपोर्ट वो कर सकते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस दे सकते हैं, दुबई की पुलिस के साथ संलग्न में सीबीआई के थ्रू हम आगे कामगिरी कर सकते हैं। पर पहले हमको चौकस ये करना पड़ेगा कि वो है भी है कि नहीं है। जरूरी नहीं कि वो कहीं भी हो सकता है, वो अभी भावनगर में भी हो सकता है, अहमदाबाद में भी, उसमें हमारी पूरी कोशिश चालू है अभी। अभी कोई रिकवर नहीं हुई, क्योंकि ये सारा पैसा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 21 करोड़ 8 करोड़ फ्रीज किया, और बाकी जो है मूव करके ऑफशोर जा चुका है। पूरा कांड कितने समय से चल रहा है? ये लगभग अभी जो एनसीआरपी पोर्टल है उस पर पिछले 1 साल का डेटा है। ये 1 साल में ये सारे जो कैश है वो कैश फिर वापस चले भी गए। हाँ, वही मैंने बताया ना, सर्किल कंप्लीट कैसे हो रही हो। ऊपर से साइबर का पैसा आया, म्यूल में भेजा, फिर म्यूल ने जो है म्यूल कैश आउट वाले म्यूल्स ने उसको निकाला, और जो है हवाला नेटवर्क के थ्रू आगे भगा दिया। सारे के सारे 134 अकाउंट जो भावनगर में, नहीं, ये तपास का विषय है कि उसमें एग्जैक्टली कितने अकाउंट्स में कैश आउट हो चुका है, कितने में कैश इन हुआ है। 134 वो हैं जिन पे कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, एंड ऑल आर फ्रॉम भावनगर। बिल्कुल, अब ये अगला स्टेप यही होगा, मतलब अब जरूरी नहीं है कि आंगड़िया इन्वॉल्व है, बट पॉसिबिलिटी है। उसमें इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स या जीएसटी की नोटिस नहीं हो। ये अब क्या होता है इनकम टैक्स में, जैसे एक दूसरे केस में क्या हुआ है, वो 2-3 साल 4 साल बाद देते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इन्होंने क्यों, ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चल रहा है। ऑर्गेनाइज्ड स्केल क्राइम और नॉर्मल क्राइम में क्या अंतर है?
ऑर्गेनाइज स्केल क्राइम को पता होता है, मतलब ऑर्गेनाइज वो एकदम कंपनी की तरह चलता है, उसके दिमाग में है कि मेरे को कितना ट्रांजैक्शन करना है जिससे कि मैं इन्फोर्समेंट एजेंसी की रडार में ना हूँ। तो उसने अकाउंटों को यूज एंड थ्रो किया कि भाई व्यापारा और फेंक दिया, फिर उसी बंदे का दूसरी बैंक का दूसरा अकाउंट व्यापारा फेंक दिया, उसमें फिक्स रखेगा वो जिससे कि इन्फोर्समेंट एजेंसी में ना आए, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइज बोल रहे हैं। सर ये वन टाइप कॉल सेंटर कह सकते हैं? हो सकता है ऊपर का पैसा हो सकता है कॉल सेंटर के थ्रू आ रहा है। ये कहने से कॉल सेंटर चलते हैं अभी, हम्म, उसमें कोई आप कार्रवाई कर सकते बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। कितनी बैंक का अकाउंट खुला है काउंट करना, कितनी बैंक? लगभग सारी बैंक, लगभग सारी बैंक। सर ये जो लोग पकड़े गए उसमें एक आदमी होगा तो उसका कितने अकाउंट होगा? सभी बैंक में? एक आदमी के कुछ के जो है 3 अकाउंट भी मिले हैं और कुछ के भावनगर की जितनी बैंक है उन सब में अकाउंट निकले हैं। सर ये इंस्टेंट किट लेते थे क्या? हाँ, कुछ की किट जो है इंस्टेंट आती थी तो इंस्टेंट दे देते थे, कुछ की किट 1-2 दिन बाद आती थी तो ये घर से कलेक्ट करके फिर वो लेके जाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया कि दशरथ उसके नीचे किट कलेक्ट करने वाला और उसके नीचे रिक्रूटर। तो रिक्रूटर का काम क्या है, अकाउंट खुलवाया, तुरंत किट मिल रही है तो तुरंत किट ले ली, वरना तो 2 दिन बाद किट कलेक्ट करी और फिर उसके मैनेजर को दी, फिर मैनेजर ऊपर फोटो या ऑफलाइन जैसे भी ऊपर दशरथ को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि ये अकाउंट मैंने फार्म कर लिया है, मतलब इसकी खेती कर लिया, अब तुम इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। कितना कमीशन मिला होगा अभी तक? ये तपास कर तो ये अभी तक की पूछताछ में उसने कोई लिमिट सेट की थी कि एक अकाउंट में 10 लाख 25 लाख के? पूछताछ में नहीं, लेकिन जितनी एनालिसिस हमने बैंक अकाउंट्स की है तो अब कुछ में 5 लाख जितना ही हुआ है, कुछ में 15 लाख हुआ है, कुछ में 20 लाख भी हुआ है। तो ये सब तपास के विषय हैं, तो ये आने वाले समय में जैसे जैसे होगा बताएंगे। मार्च 2024 में भावनगर में एक सबसे बड़ा अकाउंट कांड हुआ था, उससे कुछ इनका लिंक है सर? उसमें 3 आदमी हैं अग्रवाल बंधु, हाँ। वो अभी तक फरार है, 2 इयर्स हो गया सर। ये नई इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी एक तपास का विषय हो सकता है और इसको भी हम मतलब ध्यान में लेके फिर इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें अगर कार्रवाई जो कायदेसर होगी उसमें की जाएगी। अभी जो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, पहले साइबर क्राइम में नहीं होता था, बट जिस हिसाब से साइबर क्राइम एक अभी ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चल रही है, उसको ध्यान में लेते हुए सरकार श्री ने भी सही समय पर उस चीज़ को इंक्लूड किया। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ बोली है कि एक मर्डरर को सुधारा जा सकता है, पर लेकिन एक साइबर क्रिमिनल को सुधारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, उसे कोई जानता नहीं तो उसे लगता है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी दशरथ के ऊपर कौन है ये अपने को पता नहीं है, वो दशरथ जब पकड़ में आएगा तभी पता लगेगा। तो इसमें चाइनीज जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल, पर ये सारी ना स्पेकुलेशन है, तो अब लेट अस नॉट, मतलब स्पेकुलेशन में अपने को नहीं उतरना चाहिए, वरना तो फिर चलता रहेगा। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन दशरथ, अब देखो साइबर क्रिमिनल्स का तो ऐसा है कि 10 पास वाले भी, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे को इतना ही काम करना है, तो उसमें भी वो करते ही हैं।